आपका स्वागत है। राहुल ओझा के साथ मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां 1 करोड़ की विदेशी शराब जब्त की गई है। कंटेनर जब्त किया गया है, ड्राइवर और खलासी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पटना सीआईडी, मद्य निषेध और मुजफ्फरपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ये सामने आई है। जिले के सदर थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। तो मुजफ्फरपुर से यह बड़ी खबर, जहां 1 करोड़ की विदेशी शराब जब्त की गई है। इसके साथ साथ कंटेनर जब्त किया गया है, ड्राइवर और खलासी की गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें कि पटना सीआईडी, मद्य निषेध और मुजफ्फरपुर पुलिस ने यह संयुक्त कार्रवाई की है। जिले के सदर थाना क्षेत्र का यह मामला के पास इसको मैंने गाड़ी को चेक करने के लिए हम सब अपना टीम लगाए। उसके बाद एक गाड़ी जिससे ड्राइवर संदिग्ध था कंटेनर, जब उसको उतारा गया तो पूछताछ किया गया, तो पूछताछ करने में ड्राइवर काफी लड़खड़ा गया और गलत रूट बताया। तो हम लोग को शक हुआ। उसके बाद उसको गाड़ी को डिटेन करके जब चेक किया गया तो उससे शराब बरामद हुई। गिरफ्तारी भी की गई। हाँ, उससे 2 गिरफ्तारी है, एक चालक की, एक खलासी का। गया से बड़ी खबर है, जहां सीएम नीतीश कुमार आज गया आएंगे। पितृपक्ष मेले की तैयारियों का सीएम जायजा लेंगे। विष्णुपद स्थित देवघाट और सीताकुंड में निरीक्षण करेंगे। कलेक्ट्रेट में विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर जिला प्रशासन भी तैयारी अपनी पूरी कर चुका है। तो गया पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जहां पितृपक्ष मेले की तैयारियों का वो जायजा लेंगे। विष्णुपद स्थित देवघाट और सीताकुंड में निरीक्षण करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बिहार को स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में बड़ी सौगात दी है। 2 दिन के बिहार दौरे के पहले दिन जेपी नड्डा ने पटना के आईजीआईएमएस में RIO यानी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी का उद्घाटन किया। इसके बाद भागलपुर पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इसके बाद गया पहुंचे, जहां उन्होंने अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दूसरे दिन आज जेपी नड्डा दरभंगा और मुजफ्फरपुर को भी बड़ी सौगात देने वाले हैं। दरभंगा शहर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के स्वागत के लिए तैयार है। आज दोपहर 12 बजे जेपी नड्डा हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे, जिसकी जानकारी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दी। उन्होंने कहा कि मंत्री जेपी नड्डा एम्स निर्माण का निरीक्षण करेंगे, साथ ही दरभंगा में नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का लोकार्पण भी करेंगे, जिसे लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। बजे दरभंगा हवाई अड्डा पर पहुंच जाएंगे और वहां बाहर में हम लोग कार्यकर्ताओं के द्वारा ऐतिहासिक स्वागत उनका वहां पर करने वाले हैं। और फिर एम्स के ज़मीन पर शोभन वहां से पहुंचेंगे और शोभन में एम्स ज़मीन जो माननीय नीतीश कुमार जी बिहार सरकार ने दिया है उसका निरीक्षण करेंगे और वहां भी उनका भव्य स्वागत होगा। बिहार दौरे का पहला दिन पूरा करने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पटना बीजेपी ऑफिस पहुंचे। उन्होंने 2 बैठक की अध्यक्षता की। इसमें पहली बैठक बीजेपी सदस्यता अभियान समिति के साथ की। इसमें अभियान की समीक्षा करते हुए लक्ष्य को हर हाल में पाने का निर्देश दिया। नड्डा ने नेताओं को गांव से लेकर प्रदेश स्तर तक मजबूती के साथ सदस्यता अभियान चलाने और 1.5 करोड़ सदस्य हासिल करने का निर्देश दिया। इसके बाद बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें 2025 के चुनाव को लेकर चर्चा की गई। अध्यक्ष ने नेताओं को कार्यकर्ताओं से जुड़ने और सहयोगी दलों के नेताओं से बेहतर तालमेल बैठाने का निर्देश दिया। जायजा लिया संवाददाता रवीश नारायण जायसवाल हैं और इनके साथ साथ यहाँ पे तमाम जो कोर कमेटी के जो मेंबर हैं, संजय जायसवाल हैं और यहाँ पे तारकेश्वर प्रसाद हैं, तमाम जो लोग हैं वो बैठ करके, राधा मोहन सिंह है, यहाँ पे बैठ करके बात हो रही है। और इस बैठक में सबसे खास बात है कि जो सदस्यता अभियान है उसको लेकर के समीक्षा की जाएगी और साथ साथ ही यहाँ पे 2025 के जो विधानसभा का चुनाव है उसे लेकर के यहाँ पे रणनीतियों पर चर्चा होगी। जो बैठक है बीजेपी की जेपी नड्डा के अगुवाई में वो बेहद खास है, क्योंकि 2025 के चुनाव को लेकर के यहाँ पे बड़ी रणनीति तय की जाएगी। पटना से रवीश नारायण की रिपोर्ट।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से कहा है कि हमने 2 बार गलती की, लेकिन अब इधर उधर नहीं जाएंगे। नीतीश के बयान पर सियासत गर्म है। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। 2 बार गलती कर दी, अब इधर उधर नहीं जाएंगे, ये कहा है बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में एक बार फिर जोर देकर कहा कि हमने 2 बार गलती की, लेकिन अब इधर उधर नहीं जाएंगे। बिहार में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर सारा काम किया है। हम लोग शुरू से साथ थे। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई, और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। सीएम नीतीश कुमार के बयान पर सियासत भी गर्मा गई है कि बार बार नीतीश कुमार जी को ये बात कहनी पड़ती है। भाजपा इतनी मजबूर कर रही है, भाजपा इतना इनसिक्योर अपने को फील कर रही है, सुरक्षित फील कर रही है कि बार बार नीतीश जी को उनको याद दिलाना पड़ता है कि भाई हम आप ही के साथ हैं। बीजेपी का कहना है कि सीएम नीतीश ने आरजेडी के साथ अपने अनुभव को साझा किया है। मुख्यमंत्री जी अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं कि राजद के साथ जाकर विकास परक कार्य करना कितना मुश्किल है। मुख्यमंत्री जी की पहचान विकास पुरुष के रूप में है। जो विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसके साथ विकास करने वाला व्यक्ति कैसे रह सकता है। तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि आखिर नीतीश कुमार को बार बार सफाई क्यों देनी पड़ रही है। सबको पता है कि नीतीश जी का पुराना रिश्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के साथ नहीं। आपको बता दें कि अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा था, लेकिन 2 साल से भी कम वक्त में वो दोबारा एनडीए में वापस लौट आए। नीतीश कुमार अब बार बार कहीं ना जाने की बात कहकर किसी भी तरह की कयासबाजी को जड़ से खत्म कर देना चाहते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बार बार इधर उधर नहीं जाने की सफाई देने को लेकर उनके करीबी मंत्री मदन सहनी ने सीएम नीतीश कुमार का बड़प्पन करार दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी बड़े नेता हैं और उनका ये बड़प्पन है। उन्होंने अपनी राजनीतिक भूल को सबके सामने रखा है। वहीं मंत्री मदन सहनी ने आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा कि तेजस्वी यादव कभी सीएम नहीं बन पाएंगे। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, एनडीए के सभी लोग मिलकर के हम लोग विकास का काम करते हैं और विकास के बदौलत हम लोग आगे भी हर जो भी हमारे विपक्षी दल है उनसे मुकाबला करने के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं और उसमें हम लोग सफल भी होंगे। 25 में कह रहे हैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। 25 में हो कि 30 में हो, वो कभी मुख्यमंत्री कैसे बन सकते हैं जब उनका नियत और नीति सही नहीं है। सबको लेकर के चलने का उनको सलाहियत नहीं है, तो कभी भी सत्ता हासिल नहीं कर सकते। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फिर से एनआरसी पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी के मंत्री भी महसूस कर रहे हैं कि नागरिक को पहचान पत्र मिलना चाहिए। उन्होंने पूरे देश में एनआरसी की जरूरत पर जोर दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर एनआरसी राज्यों ने लागू नहीं किया तो देश में 200 से ऊपर ऐसे जिले हैं जहां भारतवंशियों की संख्या कम होती चली जाएगी। मैं वही कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी, अब आपके मंत्री भी महसूस कर रहे हैं कि पहचान पत्र मिलनी चाहिए और हिमाचल से शुरू कीजिए। मैं तो पूरे देश में कहता हूं एनआरसी की जरूरत है। अगर एनआरसी नहीं लागू हुआ, राज्यों ने नहीं की, नहीं लागू हुआ, तो 200 से ऊपर जिले भारत में हैं जहां भारतवंशियों की संख्या धीरे धीरे कम जाएगी। ये बांग्लादेशी, रोहिंग्या अवैध के रूप में। बड़ी खबर है, ड्रोन संचालन पर गृह विभाग का निर्देश अब आ गया है। नियम के सख्ती से पालन करने के निर्देश है। ड्रोन उड़ाने के लिए निबंधन आपको जरूरी होगा।
डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर भी निबंधन आपको कराना होगा। इसके साथ साथ बिना निबंधन संचालन पर कार्रवाई आपके ऊपर होगी। इसके साथ रेड, येलो, ग्रीन जोन में वायु क्षेत्र को बांटा गया है। 250 ग्राम से भारी ड्रोन के लिए नियम ड्रोन भी बनाए गए हैं। ड्रोन रिमोट पायलट सर्टिफिकेट भी जरूरी होगा। नियम उल्लंघन पर आपका ड्रोन मार गिराया जाएगा। वहीं बॉर्डर के 25 किलोमीटर, एयरपोर्ट के 5 किलोमीटर दूर तक रेड जोन घोषित किया गया है। ग्रीन जोन में 400 फीट तक आप ड्रोन उड़ा सकते हैं। तो देखिए, ड्रोन को लेकर के कई निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि आपको सर्टिफिकेट लेना होगा, निबंधन आपको कराना होगा। बॉर्डर के 25 किलोमीटर के अंदर रेड जोन घोषित किया गया है। इसके साथ साथ ग्रीन जोन में 400 फीट तक आप ड्रोन उड़ा सकेंगे। बड़ी खबर बघात से है, जहां गंडक नदी के जलस्तर में उछाल दर्ज किया गया है। फिलहाल गंडक नदी में 1,80,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर के बाद जल संसाधन विभाग की टीम को अलर्ट कर दिया गया है। वहीं बांधों और तटबंधों पर भी दबाव है। गंडक नदी के जलस्तर का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। के जलस्तर में एक बार फिर वृद्धि दर्ज की गई है और वाल्मीकि नगर गंडक बराज की बात करें तो वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर जलस्तर बढ़कर 1,84,000 क्यूसेक तक पहुंच गया था। हालांकि धीरे धीरे थोड़ी गिरावट भी दर्ज की गई, लेकिन नेपाल के तराई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बाद जिस तरह से गंडक नदी एक बार फिर शांत हो गई थी, तो धीरे धीरे नेपाल की नारायणी नदी के जलस्तर में भी उछाल दर्ज किया गया है और धीरे धीरे यह जलस्तर बढ़कर 1,00,000 क्यूसेक के पार पहुंच गया है। तो फिलहाल बाढ़ की बड़ी संभावनाएं तो नहीं दिख रही है, लेकिन जिस तरह से नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्रों में बारिश हो रही है और यह बारिश होते रहा तो निश्चित तौर पर गंडक नदी के जलस्तर में और भी उछाल जरूर दर्ज किया जाएगा और धीरे धीरे जलस्तर में वृद्धि के बाद जल संसाधन विभाग के अभियंताओं के भी होश उड़ गए हैं और बांधों और तटबंधों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन गंडक नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव के बाद निश्चित तौर पर बांधों और तटबंधों पर दबाव जरूर बनेगा, जिसको देखते हुए जल संसाधन विभाग के साथ ही जिला प्रशासन की टीम भी अलर्ट मोड पर काम कर रही है। अब देखना होगा कि नेपाल में जिस तरह से बारिश हो रही है और जिस तरह से गंडक नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है, आने वाले दिनों में बाढ़ की क्या संभावनाएं आती है। मुन्ना राज, न्यूज 18 बगहा। दानापुर के फुलवारी शरीफ में दो पक्ष के लोगों में जबरदस्त बवाल हो गया। दरअसल गुरुवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मवेशियों से भरी ट्रक को पकड़ा था। ट्रक पर लदे मवेशियों को अपना बताते हुए दो पक्ष भिड़ गए। इस दौरान रोड़ेबाजी हुई और लाठी डंडे भी चले। कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई। पत्थरबाजी में 4 लोग घायल हुए, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। घटना के बाद इलाके में तनाव जैसे हालात हो गए। बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया, तब जाकर मामला शांत हुआ। अभी से हमला करना स्टार्ट कर दिए। आप देख सकते हैं कि हम लोग को चोट लगा हुआ है और भी कुछ लोग हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और भी हमारे भाई है जो घायल है। इन सभी दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और ये मनोबल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इन सभी का मनोबल गिराने के लिए ये जो गोपाल रविदास विधायक यहाँ के जो इनके फेवर से बोलते हैं, इन्हीं लोगों के कारण आज ये फुलवारी के माहौल बिगड़ा जा रहा है। इन सभी दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। सर, हम दुकान पे खड़े थे बाहर में और एक बैग पत्थरबाजी में लगा। हम खड़े थे, बहुत सारे लोग पत्थर फेंकने लगे, उसी में आकर सर मेरे सर में लग गया। कौन थे वो लोग? सर जानते तो नहीं है, लोकल ही लग रहे होंगे, एरिया के इधर पीछे के आसपास के पीछे के होंगे। तो सारे मुस्लिम लोग लग रहे थे और पीछे से गाय भैंस का हल्ला भी हो रहा था और मुस्लिम वगैरह ही सब थे ईटा मारने वाले। कितने लोग थे वो लोग? 10-12 की संख्या में हो गई। तो सीसीटीवी फुटेज में आपको सर मिल जाएगा। वहाँ दुकान पे कैसे सर फटा? सर वही ईटा लगने के कारण फट गया है सर। यहाँ फुलवारी शरीफ में संगत के पास दो समुदाय के बीच में विवाद हो गया है और स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। जो लोग उपद्रवी हैं या जो लोग के द्वारा शरारती लोगों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई किया जा रहा है। स्थिति अभी निगरानी में है और फोर्स लोगों को जितना भी हो सके उतने संख्या में फोर्स को मिला के हम लोग यहाँ पर स्थिति पर नियंत्रण रख रहे हैं और लोगों से अपील है अफवाहों पर ध्यान न दें और इस तरह किसी भी तरह के अफवाह में आकर उत्तेजित होकर किसी तरह के गैर कानूनी काम को न करें। पूर्णिया से बड़ी खबर है, जहां एक महिला की पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। महिला के पति पर हत्या का आरोप लगा है। ये घटना बायसी थाना क्षेत्र के बसड्डी गांव की है।
बताया जा रहा है कि महिला की शादी 7 साल पहले मलहरिया में जालिम शर्मा के साथ हुई थी। शादी के बाद ही उसका पति उसके साथ मारपीट करता था। बीती रात भी पति ने महिला की पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। पत्नी को मारने के बाद आरोपी खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ग्रामीणों ने उसे बचा लिया। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पति को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दूसरे के साथ करता था पत्नी। आप देखे थे उनको कभी? कभी देखे उसको? देखे थे। तो क्या नाम है उस लड़का का? किसके साथ चक्कर चलता था? कहाँ गांव का है कि बाहर का है? बड़ा भाई था। अच्छा, उनका लड़की आपका पत्नी का बड़ा भाई था? कैसा बड़ा भाई था? कैसा? सबसे बड़ा। अच्छा, उनके साथ चक्कर चल रहा था। पति के द्वारा ही मामले की बात नहीं करते मृतिका के पति को गिरफ्तार कर लिया गया है नंबर 14, और जिस चीज से मारा है वह भी सामान को बरामद कर लिया है। समस्तीपुर में युवक के साथ तालिबानी व्यवहार का मामला सामने आया है। बिजली के खंभे में बांधकर युवक की पिटाई की गई। साथ ही पीड़ित व्यक्ति के सिर के बाल और मूंछ भी मुंड दिया गया। बताया जा रहा है कि बकाया पैसा मांगने के बाद पंचायत के नाम पर युवक को बुलाया गया था और फिर चोरी का आरोप लगाकर उसके साथ मारपीट हुई। जख्मी हालत में युवक को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। मथुरापुर थाना क्षेत्र के नागर बस्ती की यह घटना है। पूर्व के मथुरापुर थाना क्षेत्र के नागर बस्ती गांव में पंचायत के दौरान तालिबानी रूप से सजा दी गई है। युवक के साथ बेरहमी से मारपीट किया गया है, उसके साथ अमानवीय व्यवहार किए गए। ये युवक है और इनके शरीर को हम दिखाना चाहेंगे जो कैसे इनके साथ मारपीट की गई है। बताया जाता है कि लोहे के रॉड से लोगों के सामने इन्हें जलील किया गया, इनके साथ मारपीट की गई, यहाँ तक कि इनके सर का मुंडन भी किया गया है। और ये आप तस्वीर देख सकते हैं। और ये यहाँ पर इनके मूंछ को भी मुंडा गया है पूरे पंचायत के सामने में। और ये तस्वीर है और बताया जाता है कि पैसा इनका बकाया था और उस बकाये पैसे को जब इनके द्वारा मांगा गया तो ये इनके साथ मारपीट। क्या कुछ हुआ है, पूरी बात बताइए। पैसा था मेरा, उसके यहाँ ड्यूज था 8300, 2 महीना से रखे हुआ था। उससे पैसा मांगते थे, पैसा नहीं देता था। तो कल बोला कि ठीक है पैसा पबनी है तो हम कल पैसा आपको दे देंगे। तो हम बोले ठीक है आप दे दीजिएगा। सुबह में पैसा मांगने गए, सुबह फिर बेटा कहाँ से फ़ोन किया कि आबा सरपंच लगू वहाँ पैसा तोड़ दे देवे। सरपंच के माध्यम से हम गए, सरपंच साहब के पास हम पहुँचे। जैसे वहाँ से हमको घिंच कर मारना पीटना चालू कर गए ना। तो हमको बेटा के हमको घर से ले गया ना, तो हम गए कि हमको 8300 रुपया है, पबनी चौड़चन है, तीज है, पैसा दीजिए, हम गरीब आदमी है, मजदूरी के पैसा है। मामला है जो एक युवक के साथ बकाया पैसा मांगने के बाद उनके साथ अमानवीय व्यवहार किए गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस पूरे मामले पर पुलिस के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। इस मामले में आरोपी पक्ष ने बताया कि अकेली महिला के घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद उसे खंभे में बांधकर उसके साथ मारपीट की गई। वहीं इस मामले को लेकर जब पुलिस से सवाल किया गया तो पहले जवाब देने में आनाकानी की गई, लेकिन बाद में कहा गया कि मारपीट की घटना हुई है और इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। वो रात को दारू पीकर नाटक चौक पे कर रहा था, नागर बस्ती चौक वार्ड नंबर 4 पे दारू पी के। आप उसमें CCTV फुटेज मतलब आप जांच करवा सकते हैं। वहाँ पे वो पहले ड्रामा करके उसके बाद मेरे आंटी के घर पे, उस घर में कोई नहीं रहता है और मेरे आंटी अकेले रहती है और अंकल मेरे दूसरे जगह काम करते हैं। और वो नशे की हालत में आकर घर पे जाके दुष्कर्म करने का प्रयास किया और 10,000 रुपया पूजा के लिए जो आचर्जन पमनी था उसके लिए निकाल के लाए थे। इसका प्रूफ भी है, 10,000 जो निकाल के हमसे लाए थे और रख दिए थे। आप लोग इसके साथ मारपीट किए? जी। हम क्या बताएं आपको, क्या घटना हुई? घटना हम लोग तो दूसरे काम में फंसे हुए थे। वहाँ एक्सीडेंटल रोड में हमको सूचना मिला, वहाँ गए। तब तक वहाँ से लोग हॉस्पिटल चला आया था। क्या जानकारी मिली? मारपीट होने का जानकारी मिला था, दूसरा कुछ नहीं। तो क्या आगे कार्रवाई कर रहे हैं? आगे पार्टी जाएगा, अपना केस होगा और क्या होगा, दूसरा क्या हम कर सकते हैं, कैसे ना करेंगे जी। बेतिया के मझौलिया स्थित एक मोबाइल दुकान में भीषण चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने दुकान में रखे 20 लाख से अधिक के मोबाइल की चोरी कर ली है। चोरी की पूरी वारदात वहां लगे CCTV में कैद हो गई है। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच की है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप है। उखाड़ दिया गया, उसमें से घुस के लगभग पूरा मोबाइल लगभग 15-18 लाख और कैश 2 लाख
लगभग 18-20 लाख के करीब में चोरी हो गया है। क्या क्या चोरी हुआ है? जैसे मोबाइल हो गया, जैसे सब डीलर का कंपनी होता है, ऑनलाइन से मंगाए हुए लगभग 14-15 लाख का मोबाइल होगा और लगभग कैश भी था 2 लाख। ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर यानी दिल्ली में गुवाहाटी तक को जोड़ने वाली NH 27 पर गोपालगंज में एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। इसी साल गोपालगंज के लोगों को इस कॉरिडोर की सौगात मिलेगी। 184.90 करोड़ की लागत से बन रहे एलिवेटेड कॉरिडोर का सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और सीएम नीतीश कुमार के प्रयासों के बाद एलिवेटेड कॉरिडोर का सपना पूरा हो रहा है। इसके चालू होने से लोगों को जाम से निजात मिलेगी और शहर की खूबसूरती बढ़ेगी। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त, जल्द वापस आते हैं।